नमस्कार दोस्तों, 13 अगस्त 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहला आर्टिकल, स्टॉप द डिसमेंटलिंग ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स। किस कंटेक्स्ट में लाया गया ये आर्टिकल? एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट 2020 आया है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे बातें कही जा रही हैं। EIA 2020 पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है दोस्तों? क्योंकि आप देखिए इसको लिखा किसने, सोनिया गांधी जी ने लिखा है। तो सोनिया गांधी जी ने लिखा है, तो यहाँ पे देखिए पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में बात हुई है, कांग्रेस बीजेपी की बात होगी, तो वो हम करेंगे नहीं। हम देखेंगे उन फैक्ट्स को जो सोनिया गांधी जी यहाँ बताने की कोशिश कर रही हैं, बस उनको देख के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, मोर देन अ वैक्सीन, इट इज अबाउट वैक्सीनेशन। यहां पे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि भाई देखिए दुनिया भर में वैक्सीन बनने पे काम चल रहा है कोविड-19 की, और हमारे देश में भी 2 ऐसी वैक्सीन हैं जो बहुत एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है। तो एक अच्छी न्यूज है कि सप्लाई साइड की बात की जाए, यानी कि वैक्सीन को सप्लाई करने की बात की जाए, तो काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। ये अच्छी न्यूज है। लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि अगर एक बार कोई वैक्सीन बन गई तो हम इतने बड़े देश में इस वैक्सीन को बांटेंगे कैसे? ओके, डिमांड साइड को हम पूरा कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए कोविड-19 हर एज ग्रुप के तबके के लोगों को अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो। ओके, तो हमें यहाँ पे एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और उस पॉलिसी के हिसाब से हमको ये सेट करना पड़ेगा कि जब कोविड-19 की वैक्सीन बन जाएगी तो वो पहले किसको मिलेगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, शुरुआती फेजेस में जब वैक्सीन बनना शुरू हो भी जाएगी तो उसकी शुरुआती फेजेस में जो उसकी अवेलेबिलिटी होगी वो कम होगी। तो पहले किसको अवेलेबल करानी है, कौन से पैरामीटर्स पे इसको अवेलेबल करवाना है, और कैसे इसकी प्रोडक्शन को रैम्पेंट तरीके से बढ़ाना है, इन सब चीजों के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया। अच्छा आर्टिकल है, इसे देखेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट का डेवलपमेंट चल रहा है, मेहम इन मिंस्क। बेलारस की कैपिटल है ये। भाई बेलारस का नक्शा देखेंगे हम लोग, उसके साथ साथ जो अभी के लीडिंग प्रेसिडेंट है वहां के, जिनका नाम है आपका अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उनके अपोजिशन में एक लेडी लड़ रही है, स्वेतलाना तिखानोवस्काया, सॉरी, स्वेतलाना जी से पहले इनके हस्बैंड लड़ रहे थे अलेक्जेंडर के अगेंस्ट, जो कि अभी रेनिंग प्रेसिडेंट है। फिर जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने उनके हस्बैंड को निकलवा दिया ऑन सम चार्जेस, तो उनकी वाइफ अब इलेक्शन लड़ रही है। रिसेंटली कुछ बवाल हुआ जिसके चलते में उनकी वाइफ को भाग के एक नेबरिंग कंट्री में जाना पड़ा। तो क्या है यहाँ पे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे रनिंग मेट मैटर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है, हिंदू के बिल्कुल फ्रंट पेज पे ये न्यूज आई है आज। देखिए जो डेमोक्रेटिक पार्टी है आपकी यूएसए की, वहां के इस बार के प्रेसिडेंशियल नॉमिनी कौन है? जो बाइडेन। वो किसके अगेंस्ट लग रहे हैं? रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। जो बाइडेन ने अपने वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को किससे चुना है? कमला हैरिस। कमला हैरिस एक लेडी है, ब्लैक कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। इनके मदर एक चेन्नई की वुमेन थी, हिंदू वुमेन, और इनके जो फादर थे वो एक जमैकन नेशनल थे। तो वैसे तो ये बॉर्न अमेरिकन है, लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के साथ काफी ये कनेक्ट करती हैं, और कैलिफोर्निया से ये सेनेटर है। तो यहां पे जो जो बाइडेन है, उन्होंने कमला हैरिस को अपना वाइस प्रेसिडेंशियल मेट बनाया। क्या होता है यूएसए में जब इलेक्शंस होते हैं ना दोस्तों, तो इलेक्शन प्रेसिडेंट अकेले नहीं लड़ता है, प्रेसिडेंट अपने साथ एक वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को नॉमिनेट करेगा और दोनों मिलकर साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। तो यहां पे कुछ बातें बताई गई इस आर्टिकल में, इनको देखेंगे। फिर एक आर्टिकल है, हाउ द टाइगर कैन रिगेन इट्स स्ट्राइप्स। देखिए यहां पे ये बताया गया कि जो भी टाइगर की ग्रोथ हुई है 1970 से लेके 2020 तक, वो ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल एंगल्स भी बता रखे हैं। ये बताया गया कि 2000 तक आपकी जो टाइगर की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ी, खासकर जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। उस समय पे इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के प्रेशर के चलते टाइगर कंजर्वेशन पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जैसी ही आपकी 21वीं शताब्दी शुरू होगी, तब से टाइगर की ग्रोथ पे उतना तेजी से ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो बीजेपी की गलतियां बताई गई हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गलतियां बताई गई हैं, अब उन गलतियों में जाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या देखना है? हमें स्टैटिस्टिक्स देखनी है। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1970 से लेकर 2020 तक जो टाइगर ग्रोथ कितनी हुई है। हमारे यहाँ टाइगर सेंसस किस तरीके से होता है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, ओके। उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या काम करती है, कितने टाइगर सेंसस हुए हैं इंडिया में, ये सब चीजें हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। आगे शटिंग द डोर ऑन हवाई, इस आर्टिकल को मैं एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बताऊंगा। देखिए यहां पे कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि यूके ने, जितनी भी यूके की कंपनीज, उनको ये बोल दिया कि इस साल के बाद आप हवाई के इक्विपमेंट खरीद नहीं सकते,
और जो भी करंटली हुआईयू के इक्विपमेंट जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, इंटीग्रेटेड चिप्स ऑलरेडी यूज हो रही हैं 5G इक्विपमेंट्स में यूके में, उनको 2027 तक बाहर निकालना है। तो चाइना की हुआई कंपनी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा स्टेप है यूके का। यूके ने स्टेप को लिया क्यों, इस स्टेप का यूके पे क्या इफेक्ट आएगा और इस स्टेप का चाइना पे क्या इफेक्ट आएगा और इंडिया यहां पे कैसे इन्वॉल्व है, ये सब चीजों के बारे में यहां पे बातचीत करी गई, इसे भी देखेंगे। फाइनली एक आर्टिकल है दोस्तों, सेल्फ रिलायंट फॉरेन पॉलिसी। देखिए इसको डेवलप डिस्कस करने का मेरे पास समय नहीं था और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं वो मैं इन वन फॉर्म और द अदर पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो ये वाला आर्टिकल मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसके लिए समय है नहीं। शुरू करते हैं। स्टॉप द डिसमेंटलिंग ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स, सोनिया गांधी जी ने लिखा हुआ है ये। द गवर्नमेंट हैज अ सोशल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, इट मस्ट विथड्रॉ द ड्राफ्ट EIA 2020 नोटिफिकेशन। देखिए जो ड्राफ्ट EIA 2020 का जो नोटिफिकेशन है इसका बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिटिसिज्म हो रहा है। इसकी क्या गलतियां हैं ये मैं पहले की अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। देखिए आर्टिकल की शुरुआत में सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि इंदिरा गांधी जी के समय से ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इन्वायरमेंट पे बहुत ध्यान देती है, और चूंकि अब कोरोना का पैंडेमिक फैला हुआ है तो कोरोना के पैंडेमिक ने हमको एक चीज बता दी है कि भाई इन्वायरमेंट पे एक स्पेशल फोकस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब बातें कही गई हैं। सिचुएशन खराब क्यों है, खासकर इंडिया की सिचुएशन खराब क्यों है? देखिए हर 2 साल में एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है, बाईएनियल लिखा हुआ है, देखिए यहां पे। इस बाईएनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार। इस इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट में 2018 में 180 कंट्रीज को रैंक किया गया जिसमें इंडिया वाज 177। मतलब इंडिया की हालत इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा ये रिपोर्ट बोलती है। ओके, चाहे वो इन्वायरमेंटल हेल्थ पॉलिसी हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट हो, चाहे वो एयर एंड वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, हर जगह पे हमारे देश की हालत इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में बहुत ज्यादा खराब है। और जो करंट गवर्नमेंट है यहाँ पे इंदिरा गांधी जी सोनिया गांधी जी सीधे सीधे करंट गवर्नमेंट पे निशाना साध रही हैं। तो ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट 2020 की भी वो बुराई कर रही हैं। जो कोल ऑक्शंस कराए गए हैं, ओके, जो नो गो एरियाज हैं वेस्टर्न घाट्स में, कुछ ऐसे इलाके थे, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में कुछ ऐसे इलाके थे जो बिल्कुल प्रिस्टीन बोले जाते थे, नो गो एरियाज बोले जाते थे। बोला जाता था वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे भी बहुत सारे कोल ऑक्शंस कराए गए हैं। और ये जो अभी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट आया 2020 में, इसमें बोला गया है कि वो पॉल्यूटर्स जो कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को फ्लाउट कर सकते हैं वो एक्स पोस्ट फैक्टर अप्रूवल्स ले सकते हैं। मतलब वो अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दें, बाद में उनको अप्रूवल दिया जाएगा। तो मतलब इन्वायरमेंट को बचाने की सबसे पहली फैक्टर क्या होता है कि शुरू करने से पहले ही आप देख लो कि उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान। और यहां क्या बोला जा रहा है कि भैया आप शुरू कर दो, बाद में हम आपको अप्रूवल दे देंगे। फिर कुछ और चीजें यहां पे पॉइंट आउट करी गई। 2014 में एक TSR सुब्रमण्यम कमेटी बनाई गई थी जिसका काम था 6 मेजर एनवायरमेंटल लॉज को रिव्यू करना। उसके बाद एक और कमेटी बनाई गई जिसका काम था कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 को रिव्यू करना। इन दोनों कमिटीज का बहुत तगड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था क्योंकि दोनों कमिटीज ने जो हमारा एनवायरमेंटल रेगुलेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है ना उसको कमजोर कर दिया। TSR कमिटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस कभी बाहर निकली नहीं, लेकिन कहा जाता है कि बहुत सारी रिकमेंडेशंस को चुपके से इंप्लीमेंट किया गया बिना पब्लिक डोमेन में लाए। 2018 का जो कोस्टल रेगुलेशन जोन का जो नोटिफिकेशन है उसने प्रीवियस नोटिफिकेशन के कुछ स्ट्रिंजेंट लॉज को रिलैक्स कर दिया, जिसके चलते बहुत सारी फिशिंग कम्युनिटीज के लाइवलीहुड खतरे में आ गए। जो कोस्टल इकोलॉजी थी उसको डिस्ट्रॉय करने में बहुत मेजर रोल प्ले किया 2018 के CRZ नोटिफिकेशन ने। हालांकि सोनिया गांधी जी ने यहां पे ये नहीं बताया कि कैसे किया है, बट हाँ वो आप कह सकते हो कि क्रिटिसाइज कर रही है गवर्नमेंट पर। वो देखिए वो कर सकती हैं, वो एक पॉलिटिशियन है, अपोजिशन में है। एक डेमोक्रेसी में जितनी इंपॉर्टेंट रूलिंग पार्टी होती है उतना ही इंपॉर्टेंट अपोजिशन भी होता है। क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, चाइना जैसी कंट्री में नहीं रह रहे हैं जहां पे कोई कुछ भी कर रहा है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। फिर सोनिया गांधी जी यहां ये भी बोल रही है, द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी, एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, ये प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे रहे हैं और प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देने से पहले किसी भी प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे या फिर इनडायरेक्टली सोनिया गांधी जी ये बोलने की कोशिश कर रही है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इन अथॉरिटीज को इनका काम सही तरीके से करने नहीं दे रही है, इनके ऊपर प्रेशर डाल रही है ताकि प्रोजेक्ट्स को जल्दी अप्रूवल मिल सके, जिसका इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स और नेशनल कैपिटल रीजन्स। हर साल यहां पे एक जबरदस्त स्मॉग देखने को मिलता है।
फिर एक और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दिया गया है, इस स्टैटिस्टिक्स को आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ब्रिटिश जर्नल है द लैंसेट, बहुत ही आप कह सकते हो कि फेमस जर्नल है, डिग्निफाइड जर्नल है। इसमें यह बोला गया कि 2017 में जितनी मौतें हुई इंडिया में, उसमें 12.5% मौतें एयर पॉल्यूशन की हुई वजह से हुई हैं, लगभग 12.4 लाख। तो 12.4 लाख डेथ्स हैव बीन ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। तो जब एयर पॉल्यूशन की वजह से इतना नुकसान ऑलरेडी हो रहा है, एक तरीके की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हमारे सामने है, हमें मेजर्स लेने हैं ताकि थर्मल पावर प्लांट से एमिशंस को कंट्रोल किया जा सके। और सरकार क्या कर रही है? सरकार इज मेकिंग अ यू टर्न ऑन क्लीन कोल। ये यहां पे सोनिया गांधी जी बोल रही हैं। पॉइंट ये है दोस्तों, सोनिया गांधी जी ने सवाल तो उठा दिए सरकार पे, बट जब वो पावर में थी, जब कांग्रेस पावर में थी, तब क्या हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ हम बात करते हैं कि हम चाइना की सप्लाई लाइंस को तोड़ देंगे। अगर चाइना की सप्लाई लाइंस को तोड़ना है तो बिजनेसेस को इंडिया में बुलाना पड़ेगा। और ये इतिहास गवाह है कि पिछले 20, 30, 40 सालों में अगर बिजनेसेस इंडिया में नहीं आए हैं तो उसका एक बहुत मेजर फैक्टर है कि भाई इन्वायरमेंटल रेगुलेशन हमारे यहां पे बहुत तगड़ा है। जब भी बाहर से कोई बिजनेस इंडिया में आके काम करने की कोशिश करता है, इन्वायरमेंटल नुकसान के नाम पे वो बंद हो जाता है या उसको बढ़ने नहीं दिया जाता है, कोर्ट में केसेस चले जाते हैं। पॉक्सको स्टील प्लांट जो था आपका साउथ कोरिया, उसके साथ क्या हुआ ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, फिर यहां पे एक और बात कही जा रही है, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था 2001, उसको इनैक्ट किया था यूपीए गवर्नमेंट यानी कांग्रेस सरकार ने। चूंकि सोनिया गांधी जी ने लिखा तो कांग्रेस सरकार की हुई चीजों को तो बताएंगी बढ़ चढ़ के। जो ट्राइबल्स के अगेंस्ट में इनजस्टिस हुआ था उसके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट पास किया गया। लेकिन जो प्रेजेंट सरकार है वो शॉर्डी इंप्लीमेंटेशन कर रहा है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का। अब इस तरीके की चीजों को कभी भी अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट मत करिएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे इनकॉर्पोरेट करने लायक चीजें क्या थी? जो लैंसेट रिपोर्ट थी उसने जो डेथ्स रिपोर्ट की है उसका आप ये बता सकते हो कि द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड on the basis of 2018 coastal regulation zone notifications. The TSR committee report was not widely circulated. इस तरीके की चीजों को आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। प्लस जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट आया 2020 का, इसमें जो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस वाला जो क्लॉज है उसको भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। देखिए, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म चलता है, लेकिन कभी भी कोई स्टैंड मत लीजिएगा, एक हार्डकोर स्टैंड अपने आंसर्स में मत लीजिएगा। अगले आर्टिकल में चलते हैं, मोर देन अ वैक्सीन, इट इज अबाउट वैक्सीनेशन। क्या बोला जा रहा है? देखिए, इस समय पे दुनिया भर में बातचीत चल रही है कि भाई वैक्सीन बननी, कब आएगी, इस साल आएगी, अगले साल आएगी। और ये सक्सेसफुल कब हो पाया? हमारे पास आज के लेवल में टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन प्रोग्रेस, ह्यूमन माइंड है कि कोविड-19 की लड़ाई में हम लोग वैक्सीन के इतने एडवांस स्टेज में पहुंच गए हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया भी कोई पीछे नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में 2 वैक्सीन के जो अल्टरनेटिव्स हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक तो है इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन, हैदराबाद भारत बायोटेक बना रहा है, सेफ है, इम्यूनोजेनिक है। एंटी कोरोना वायरस एंटीबॉडी को स्टिमुलेट किया है इसने लेबोरेटरी एनिमल्स एंड ह्यूमंस में। फेज 2 ट्रायल और फेज 3 ट्रायल में इसकी एफिशिएंसी को और पता किया जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए, एक और वैक्सीन बन रही है जिसका नाम है ये जो पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो इस वैक्सीन को टेस्ट कर रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है, नाम है एस्ट्राजेनेका। ट्रोजन हॉर्स अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रोजन हॉर्स अप्रोच क्या होती है दोस्तों? अगर आपने ट्रॉय मूवी देखी हो तो उसमें क्या हुआ कि जो ग्रीक्स थे, उन ग्रीक्स ने एक वुडन घोड़े के अंदर अपने सोल्जर्स को छुपा दिया। और वो जो वुडन घोड़ा था वो ट्रॉय के लोग बहुत मानते थे कि हाँ भाई एक अच्छा ओमेन है। तो ट्रॉय के लोगों ने उस वुडन घोड़ा को अपने सिटी में ले लिया, दरवाजा खोल के। अब जब तक ट्रॉय की सिटी बंद थी तब तक बाहर से ग्रीक्स अंदर घुस नहीं सकते थे। जैसे ही ट्रॉय की सिटी खुली और उस वुडन ढांचे के थ्रू बहुत सारे ग्रीक सोल्जर्स ट्रॉय के अंदर आ गए, ट्रॉय डूम हो गया, गिर गया, बवाल समझ गया। कुछ इस तरीके की कोशिश यहां पे भी करी जा रही है। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वैक्सीन बना रही है इसमें लाइव कोरोना वायरस है। और ये जो ऊपर वैक्सीन बन रही है जो आपकी भारत बायोटेक बना रही है ये इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस है। ठीक है, याद रखिए, एक इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस है, एक लाइव कोरोना वायरस है। बट लाइव कोरोना वायरस उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि यहां पे चिंपैंजी एडेनो वायरस टाइप 5 को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो एडेनो वायरस है ये ह्यूमंस को नुकसान नहीं करता है। ओके, तो जैसे ही इस वैक्सीन को हमारे यहां पे हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा, एडेनो वायरस टाइप 5 जितना ज्यादा हमारे
शरीर में कोरोना वायरस का स्पाइक होगा, उतना ही ज्यादा हमारे शरीर में एडेनो वायरस टाइप 5 का स्पाइक होगा, जो कि हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज को बढ़ाएगा और कोरोना वायरस को मार देगा। ये सब बातें बोली गई हैं यहाँ पे। ओके, एक लाइव वैक्सीन है, एक इनएक्टिवेटेड है। तो दो वैक्सीन हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बन रही हैं। अगर क्लियरेंस मिल जाता है इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को, तो बहुत तेजी से इसका मास प्रोडक्शन होगा यूनाइटेड किंगडम के लिए और इंडिया के लिए। ऑथर ये बोल रहे हैं कि जो बड़े बड़े प्राइवेट फर्म्स है, फार्मा फर्म्स, वो भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं वैक्सीन ट्रायल्स में। लेकिन यहां पे कुछ और बातें कही जा रही कि देखिए, कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील साइन कर रही हैं और उन डील्स में कहा जा रहा है कि हाँ भाई, अगर वैक्सीन बन जाती तो इसको हम अपने देश में इस्तेमाल करेंगे। तो यहां ऑथर ये भी बोल रहा है कि अगर वैक्सीन नेशनलिज्म होता है तो ये खुद ही एक बीमारी होगी। यहां पे गावी के रोल की इंपॉर्टेंस को बताया गया। गावी क्या है? एक ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है जिसने कोवैक्स बनाया है। कोवैक्स क्या चीज है? ये एक फंडिंग फैसिलिटी है। मान लीजिए अगर वैक्सीन बन जाती है तो कोवैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वैक्सीन प्रोडक्शन तेजी से हो और ये वैक्सीन अफोर्डेबल कॉस्ट पे लो इनकम कंट्रीज को भी अवेलेबल हो। तो मान लीजिए सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन अगर बनती है तो कोवैक्स इस बात को इंश्योर करेगा कि ये वैक्सीन एक डोज $3 से ज्यादा की ना बिके। तो सबसे लिए ओवरऑल जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो वैक्सीन है ये वेल्दी नेशंस मोनोपोलाइज ना कर दें। दूसरी बात, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो सप्लाई साइड में अच्छी न्यूज है कि भाई वैक्सीन डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, बट व्हाट अबाउट डिलीवरी साइड? मान लीजिए अगर वैक्सीन बन भी जाती तो उसको डिलीवर कैसे किया जाएगा? यहां पे जो इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ना, कुछ उस तरीके की चीजों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा चिल्ड्रंस के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। अब ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, भले इसको फंड सेंट्रल गवर्नमेंट करता है बट इंप्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो दोनों गवर्नमेंट्स का प्रॉपर एंगेजमेंट होना चाहिए एक दूसरे के साथ। प्लस ये कोविड-19 की वैक्सीन हर एज ग्रुप के लिए है, तो नीड के हिसाब से इसके कंजम्पशन को प्रायोरिटाइज करना होगा। कैसे करना होगा वो अभी बताता हूं। जैसे अगर बात की जाए कोविड-19 से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन है? वुल्नरेबल सेक्शंस, वो लोग जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है, वो लोग जो कि बूढ़े हैं। तो सबसे पहले ये वैक्सीन उनको अवेलेबल होने चाहिए। दूसरी बात, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो बच्चों को स्कूल जाने से पहले वैक्सीन दी जानी चाहिए ताकि वो स्कूल जाके कहीं इन्फेक्ट होकर उस इन्फेक्शन को घर वापस ना ले आए। फिर प्रायोरिटी लिस्ट सेटअप करनी पड़ेगी। जिनको ऑलरेडी कोविड-19 हो चुका है और जिनके शरीर में कोविड-19 के एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं और वो रिकवर हो चुके हैं, उनको शुरुआत में कोविड-19 की वैक्सीन देने की जरूरत है नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिनके ब्लड में ऑलरेडी कोविड-19 है, सॉरी, जो मतलब ऑलरेडी कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिनके ब्लड में ऑलरेडी एंटीबॉडीज है, उनको अगर आप वैक्सीन दे भी देते हो तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब कोई ऐसा डेडली ब्लो उनको नहीं लगेगा। बट ऑलरेडी जब वो एंटीबॉडीज को डेवलप कर चुके हैं तो उनको थोड़ा बाद में आप वैक्सीन दोगे तो भी बेटर रहेगा। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हो एक्सपोज्ड हैं प्रॉब्लम को, उनको ये कोविड-19 की वैक्सीन मिलनी चाहिए। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग इन्वॉल्व हैं, इकोनॉमिक फील्ड में जो लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कल की डेट में आप आईएएस आईपीएस बन जाते हो। आईएएस आईपीएस बनने के बाद या मान लीजिए किसी नीचे की पोस्ट पे लगते हो, बीडीओ लगते हो, एसडीएम लगते हो, कुछ भी लगते हो, आप नायब तहसीलदार लगते हो, तहसीलदार लगते हो, तो आपको जमीन पे जाके काम करना पड़ेगा। अगर आपको जमीन पे जाके काम करना पड़ेगा तो ऑलरेडी आपके सामने एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि भैया वायरस आपको भी इफेक्ट कर सकता है, तो आपको भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो इस तरीके के लोग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कामों में एसोसिएटेड हैं, उनको भाई वैक्सीन देनी है और जल्दी देनी है। तो जो लोग इकोनॉमिक फील्ड में, एजुकेशनल फील्ड में, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सोशियो कल्चर, रिलीजियस, इनको बचाना जरूरी है। बूढ़ों और बच्चों को बचाना जरूरी है। पहले प्रेग्नेंट वुमेन में वैक्सीन को किस तरीके से देना है, इसके बारे में प्रॉपर एनालिसिस और डिस्कशन होना चाहिए। WHO के एक्सपर्ट्स प्लस जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है, जो लोग इसके आफ्टर इफेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा कि भाई क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं इस वैक्सीन के, क्या प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन दी जा सकती है। और एंड में आने चाहिए वो लोग जो कि घर में बैठे हुए हैं। अब इस पॉलिसी को बनाने के लिए ऑथर क्यों बोल रहा है? क्योंकि ऑथर ये जानता है इंडिया इतना बड़ा देश है और इतने ज्यादा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन है यहाँ पे, जब वैक्सीन आएगी तो शुरुआत में वैक्सीन की कमी होगी। तो उस कमी के दौरान हमें अपने पॉलिसी टारगेट्स को, पॉलिसी प्रायोरिटीज को सेटअप करना पड़ेगा। फिर हम ये नहीं कर सकते कि उस समय हम अपनी पॉलिसी प्रायोरिटीज बना रहे हैं।
उसके बाद दोस्तों जब भी ये वैक्सीन देनी शुरू की जाएगी उस समय पे अब पूरे चांसेस है ये वैक्सीन की केवल एक शॉट नहीं जाएगा, इस वैक्सीन के कई सारे शॉट्स आएंगे। शॉट्स मतलब इंजेक्शन लगाना। ओके, तो बहुत सारी हो सकता है 2 डोज हो, 3 डोज हो, 4 डोज हो। तो हर डोज के बाद जिसको भी आप वैक्सीन दे रहे हो उसके अंदर क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको भी आपको नोट डाउन करना है। भले ही वैक्सीन ट्रायल्स में इन सारे साइड इफेक्ट्स को देखा जाता है, पर जब आप वैक्सीन देना शुरू करोगे तो फर्स्ट डोज के बाद आधे घंटे 1 घंटे तक उस पर्सन को कैंप में बैठा के रखो, देखो भाई क्या इमीडिएट साइड इफेक्ट आ रहा है। जब वो घर चला जाए तो उससे रेगुलरली फोन पे बात करो कि हाँ भाई क्या इमीडिएट साइड इफेक्ट आ रहा है, पहली डोज के बाद क्या साइड इफेक्ट आए, 1 दिन में, 1 घंटे में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, फिर दूसरी डोज के बाद क्या साइड इफेक्ट आए, तीसरी डोज के बाद क्या साइड इफेक्ट आए। इन साइड इफेक्ट्स को डॉक्यूमेंट करिए जो कि आगे जिन लोगों को आप वैक्सीन दोगे उनमें काम आएंगे। तो हो सकता है किसी को बीमारी हो, कोई इंफेक्शन हो, उस इंफेक्शन के चलते उस डोज का उसके ऊपर कुछ गलत इफेक्ट आ जाए, तो उस गलत इफेक्ट को अगर आप डॉक्यूमेंट कर दोगे तो उस चीज को हम दूसरे केस में रिपीट नहीं करेंगे। तो इस तरीके की चीजें की बात यहां पे करी जा रही है दोस्तों। काफी अच्छा आर्टिकल था। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। मेहम इन मिंक्स। ओके, मिंक्स आपकी बेलारस की कैपिटल है। बेलारस में कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो बेलारस की लोकेशन देखिए, यहां पे आपको दिख रहा है बेलारस, इसके ईस्ट में आपको दिख रहा है रशियन फेडरेशन, साउथ में आपको दिख रहा है यूक्रेन, साउथ ईस्ट में आपको यूक्रेन दिख रहा है, फिर वेस्ट में आपको पोलैंड दिख रहा है, यहां पे लिथुआनिया और यहां पे लाटविया। तो यहां पे तो देखिए जो मैप है वो काफी जूम्ड इन है। एक बार अगर हम इसको गूगल मैप्स पे देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लैरिफाइड होगा। तो यहां पे हमको दिख रहा है अपना इंडिया देश। वेस्ट पे आते जाइए, यूरोप में पहुंचेंगे, यूरोप में भी ईस्टर्न यूरोप में आ जाइए। ओके, तो ईस्टर्न यूरोप में जब आप पहुंचोगे तो यहां पे आपको दोस्तों यूक्रेन दिख रहा है और ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा है बेलारूस। ओके, बेलारूस की बाउंड्री ईस्ट में मॉस्को से, नॉर्थ में लाटविया, लिथुआनिया से, वेस्ट में पोलैंड से, साउथ में यूक्रेन से। ओके, ओवरऑल बेलारूस कहां दिख रहा है आपको दुनिया के नक्शे पे, ये आपको यहां पे नजर आ गया। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है बेलारूस में? भाई प्रॉब्लम है 2 लोगों के बीच है। ये है करंट प्रेसिडेंट और ये प्रेसिडेंट बनना चाहती हैं। इलेक्शन हुए अभी रिसेंटली। इनका नाम मैं बता देता हूं, ये अलेक्जेंडर है और इनका नाम है स्वेतलाना। अब जो इनका सरनेम है वो खुद ही जाके पढ़ लो भाई। ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको है और इनका नाम है स्वेतलाना तिखानोव्स्काया। ओके, आप एक बार स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं भाई कौन अपोजिशन कैंडिडेट था, कौन रूलिंग कैंडिडेट था। प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको काफी समय से राज कर रहे हैं, लगभग 26 साल से राज कर रहे हैं बेलारूस में। यूरोप का लास्ट डिक्टेटर बोला जाता है इनको। ओके, अभी क्या हुआ, संडे को इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने बोला बेलारूस के कि भाई ये जो आपके अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं ये जीत गए। लोग सड़कों पे उतर आए, लोगों ने बोला रिकाउंट करो। जो अपोजिशन कैंडिडेट थी स्वेतलाना मैडम थी, इन्होंने कहा कि भैया वोट्स की रिकाउंटिंग करिए आप, ये गलत वोटिंग हुई है। लेकिन इन्होंने रिकाउंटिंग के लिए माना नहीं। जब इन्होंने रिकाउंटिंग के लिए माना नहीं तो जो बेलारूस के लोग हैं सड़कों पे उतर आए, बहुत तगड़ा अपोजिशन होने लगा। जब अपोजिशन होने लगा तो इन्होंने भैया अपनी पुलिस को जमीन पर उतार दिया। 2000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, बहुत सारे लोगों को चोट लगी। गाज अपोजिशन कैंडिडेट स्वेतलाना पे भी पड़ने वाली थी पर ये भाग के लिथुआनिया चली गई। शी फ्लेड टू लिथुआनिया ताकि इनका अरेस्ट ना हो पाए। लिथुआनिया कहां पे दिखाया था मैंने भी आपको मैप में, ये रहा लिथुआनिया। ये बेलारूस से लिथुआनिया चली गई। ओके, लेकिन ये अभी भी अपना सपोर्ट दे रही है प्रोटेस्टर्स को कि भैया ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये हुए हैं गलत। अब देखिए दोस्तों, पहले क्या था, ये जो सत्वाना मैडम है इनसे पहले इनके हस्बैंड इलेक्शन में खड़े थे। सर्जेई तिखनवॉस्की नाम था उनका, सर्जेई नाम था इनके हस्बैंड का। बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे सर्जेई। सर्जेई की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही थी तो अलेक्जेंडर ने सर्जेई को जेल में डलवा दिया, इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगा दिए और सर्जेई को डिस्क्वालीफाई करा दिया इलेक्शन में लड़ने से। तो जब सर्जेई ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो इनकी वाइफ इलेक्शन लड़ेंगी। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर शायद प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होते तो ये स्वेतलाना इलेक्शन जीत जाती, बट इलेक्शन में कुछ घपला हुआ है और घपला हुआ ही होगा तभी रिकाउंटिंग करा नहीं रहे अलेक्जेंडर। तो ये सब चीजें चल रही हैं बेलारूस में। तो भाई जर्नलिस्ट को परेशान किया जा रहा है, एक्टिविस्ट को परेशान किया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, इलेक्शन में फेयरनेस नहीं है, ये सब तरीके की बातें करी जा रही हैं। अब यहां पे एक इंटरनेशनल एंगल बन रहा है। ये तो हो गया इनका डोमेस्टिक एंगल, एक इंटरनेशनल एंगल बन रहा है। इंटरनेशनल एंगल क्या है दोस्तों? अगर आप मैप देखो बेलारूस का
तो बेलारूस बिल्कुल ही रशिया के साथ बाउंड्री बना रहा है, यहां देखिए बिल्कुल ही रशिया के साथ बाउंड्री है। अभी के लिए आप देखो दोस्तों, अगर ईस्ट और वेस्ट की बात करिए तो रशिया का इन्फ्लुएंस एक जगह पे ज्यादा है या यूएसए का इन्फ्लुएंस एक जगह पे ज्यादा है? कल्चरली देखा जाए तो बेलारस पे रशिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा है। पहले तो बेलारस रशिया का ही पार्ट था, यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ बेलारस अलग कंट्री बन गया। पिछले कुछ सालों में बेलारस थोड़ा थोड़ा वेस्ट की तरफ झुक रहा है, थोड़ा थोड़ा यूएसए के ग्रुप में जाने की कोशिश कर रहा है। और जो इनके प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर, वो अपनी इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, वैसे तो बेलारस भाई लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन चूंकि ये रशिया के पास है और रशिया चाहेगा कि उनकी बाउंड्री के पास के जो देश हो वो रशिया की तरफ हो, लेकिन बेलारस के जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर, वो थोड़ा थोड़ा यूएस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं हुए तो वेस्टर्न कंट्रीज ने भी बेलारस को क्रिटिसाइज किया। तो अब बेलारस के प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि करें तो करें क्या। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी नजदीकियां अभी के लिए मॉस्को से बढ़ रही हैं। तो जैसे कि बोला, हमेशा से रशिया का एक जियोपॉलिटिकल एलाई रहा है बेलारस, लेकिन रिसेंटली वेस्ट के साथ एक विलिंगनेस दिखाई है अपनी स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए, यानी कि मॉस्को की बाउंड्री पे कोई देश अगर वॉशिंगटन की तरफ जाता हुआ दिखता है तो वो वॉशिंगटन की फॉरेन पॉलिसी की विक्ट्री मानी जाएगी। लेकिन ये सब चीजें हो गई फ्लॉप। फ्लॉप क्यों हो गई? क्योंकि मिस्टर अलेक्जेंडर पे इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने ठीक से इलेक्शन कंडक्ट कराए नहीं। Many Western countries have condemned the handling of the election and the protest and called for a peaceful settlement. अब यहां पे मॉस्को को एक मौका मिल गया। मॉस्को को लग रहा था कि ये जो बेलारस हमसे दूर जा रहा था वेस्ट की तरफ, अभी हमारे पास वापस आ सकता है। तो मॉस्को फिर से बेलारस के साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर रहा है। मॉस्को का भी एक फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट है। मॉस्को से बहुत सारी गैस एक्सपोर्ट होती है यूरोपियन कंट्रीज में, जो पाइपलाइंस है वो बेलारस के थ्रू पास होती है। तो बेलारस में मॉस्को का इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है अगर मॉस्को को अपनी गैस को यूरोप की कंट्रीज में भेजना है। ओके, तो यहां पे एक बेलारस जो एक जगह थी, वहां पे एक तरीके का फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस के लिए रशिया और यूएसए में एक तरीके की लड़ाई थी, इनफॉर्मल सी। लेकिन अब वो लड़ाई ऑब्वियसली मॉस्को के फेवर में टिल्ट हो गई है, क्योंकि मिस्टर अलेक्जेंडर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मॉस्को का सपोर्ट पाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये सब बातें हैं दोस्तों इस आर्टिकल में। इंटरनेशनल एंगल भी हमने देख लिया है। आगे चलते हैं, रनिंग मेट मैटर्स। कमला हैरिस जी की बात हो रही है यहाँ पे। ये तो भैया सबसे ज्यादा न्यूज में। जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं मिस्टर जो बाइडेन, उनने अपना जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुना है, उनको चुना है कमला हैरिस जी को। ये देखिए कमला हैरिस जी हैं, सिर्फ 55 साल की हैं और इनको आप देख के कह सकते हो जो बाइडेन काफी बूढ़े हैं। तो 55 साल के अगर कोई महिला वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में पार्टिसिपेट कर रही है तो उसको एक यंग ब्लड बोला जाएगा। ओके, देखिए जब भी आप किसी देश के प्रेसिडेंट बनने की बात करते हो, एक 20-25 साल 30 साल के आदमी का प्रेसिडेंट बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, प्रेसिडेंट बनना या प्राइम मिनिस्टर बनना, चूंकि एज के साथ मैच्योरिटी को एसोसिएट किया जाता है। प्लस एक इंसान पॉलिटिक्स में ऊपर आते आते पूरी जिंदगी रगड़ता है। आज की डेट में आप नरेंद्र मोदी जी, जो अमित शाह जी हैं, ये जो बन के इतनी ऊंचाई पे बैठे हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, तब आज आप इस लेवल पे बैठे हैं आके। तो कमला हैरिस एक तो यंग है, दूसरी ब्लैक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आती है, तीसरी वुमेन राइट्स की तरफ इनका काफी झुकाव रहा है। ठीक है, ब्लैक लाइव्स मैटर करके एक मूवमेंट चल रहा है यूएसए में। ओके, आपको पता है रिसेंटली एक डेथ हुई थी जॉर्ज फ्लॉयड की, उसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर करके जो मूवमेंट है वो बहुत तेजी से उठा। उस मूवमेंट को वोकली सपोर्ट किया है कमला हैरिस जी ने। तो जो बाइडेन ने यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक खेला है कमला हैरिस को अपनी तरफ मिला के। कमला हैरिस को अपनी तरफ मिला के अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को वू कर सकते हैं जो बाइडेन, इंडियन कम्युनिटी को वू कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो माता जी थी वो चेन्नई से थी। मिस हैरिस की जो लेट मदर है, उनकी मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेटली, कैंसर रिसर्चर थी, श्यामला गोपालन। शी वॉज फ्रॉम अ चेन्नई बेस्ड फैमिली और इनके फादर थे डोनाल्ड हैरिस, जो कि एक जमैकन थे। तो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को भी वू कर सकते हैं जो बाइडेन कमला हैरिस के दम पे, इंडियन कम्युनिटी को भी कुछ हद तक वू कर सकते हैं। और जो खुद की इमेज है कमला हैरिस जी की, वो भी बहुत अच्छी है। ओके, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करो तो डेमोक्रेटिक पार्टी इंडिया की जो अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी है उसको वू करती, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को वू कर सकती है, वुमेन को वू कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो वुमेन्स हैं, जो प्रोग्रेसिव वुमेन है अमेरिका की, वो कमला हैरिस को देख के वोट देंगी। और जो मेन स्ट्रीम लिबरल्स हैं, जो लिबरल सेक्शंस हैं यूएसए के, वो डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो अब एक्चुअली में क्या होने वाला है ये तो देखिए अब समय ही
लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो बाइडेन जी ने काफी अच्छा डिसीजन लिया है। जो बाइडेन जी के सामने जो पूल था जिसमें से वो अपने वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो पूल काफी अच्छा था। जैसे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है सुजैन राइस, मैसाचुसेट्स की सेनेटर थी एलिजाबेथ वारन, इन सब में से कमला हैरिस को चूज किया जो कि कैलिफोर्निया की सेनेटर है। वुमेन वोटर बेस को अट्रैक्ट करने के लिए, लिबरल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए, चूंकि जो रेसिज्म का मुद्दा है वो यूएसए में भी रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। चूंकि कमला हैरिस जी के फादर एक जमैकन थे तो ये ब्लैक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, साथ साथ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को भी, चूंकि इनकी माता जी एक इंडियन थी तो इंडियन अमेरिकन जो कम्युनिटी है वो भी कमला हैरिस को सपोर्ट करेगी। तो ये सब बातें कही गई हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। जब बैरक ओबामा अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन को लड़ रहे थे तो उस समय देखिए बैरक ओबामा भी डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। जब बैरक ओबामा ने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है जिसका नाम होता है यूएसए में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब बैरक ओबामा ने हिलरी क्लिंटन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चुना था, जबकि हिलरी क्लिंटन अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट देखती थी और बैरक ओबामा भी प्रेसिडेंट थे। लेकिन बशर्ते इस बात को इग्नोर करते हुए कि भाई डेमोक्रेटिक पार्टी में मेरी एक बहुत बड़ी राइवल है ये हिलरी क्लिंटन, उसके बाद भी बैरक ओबामा ने हिलरी क्लिंटन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया। तो ये एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग थी ऑन पार्ट ऑफ बैरक ओबामा। कुछ उस तरीके की प्रोग्रेसिव थिंकिंग यहां पे जो बाइडेन ने दिखाई है कमला हैरिस को अपॉइंट करके। ये भी बहुत सारे सेक्शंस बोल रहे हैं कि 55 साल की उम्र पे वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट के लिए कमला हैरिस लड़ रही है, पूरे चांसेस है कि आगे आने वाले समय में शायद ये यूएसए की प्रेसिडेंट भी बने। बातें तो देखिए बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन जरूरत यह है कि जो अभी इमीडिएट चैलेंज है इस समय पे डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने वो है ट्रंप को हराना। ट्रंप ऑलरेडी वीक हो चुके हैं अपनी सिनिकलनेस की वजह से, ठीक है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है। अब तो देखिए लास्ट कुछ इलेक्शन का समय है तो वो स्टेटमेंट दे ही नहीं रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं माइक पॉम्पियो दे रहे हैं। तो क्या होता है क्या नहीं होता अभी तो समय ही बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं या जो बाइडेन जीतते हैं, देखना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप का जीतना देखिए इस बार बहुत मुश्किल है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से डोनाल्ड ट्रंप हारेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जितना भी पुरानी पार्टीज ने किया उस सबको खराब कर दिया, जो अच्छी चीजें की उसको भी खराब कर दिया, ईरान के साथ जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था उसको भी खराब कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया उन्होंने, और सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली खराब किया। प्लस उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ट्रंप को इस समय कोई पसंद नहीं कर रहा है। और प्लस जो जॉर्ज फ्लाइड वाला इशू हुआ है उसके बाद एक लीडर को सामने आके अपने लोगों की माफी मांगनी चाहिए थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वो कह रहे थे कि मैं मिलिट्री को बुला के सारे प्रोटेस्ट शांत करवा दूंगा। तो इस तरीके का एटीट्यूड खतरनाक था जिसका नुकसान हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को। आगे चलते हैं, हाउ द टाइगर कैन रीगेन इट्स स्ट्राइप्स। क्या बोला गया भाई, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया 29 जुलाई को, ओके। और इस दिन के दिन क्या बोला गया, ये बोला गया कि देखिए 1970s में इंडिया में 2000 टाइगर थे और अब 2020 में 3000 टाइगर्स हो गए। तो देखिए हमने कितनी ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ा दिया, जबकि ओवरऑल अगर एनुअल रेट देखा जाए तो 1% से कम की रेट पे टाइगर बढ़े हैं। तो यहां पे ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि देखिए इंडिया के पास पोटेंशियल है 10 से 15,000 टाइगर रखने का, 3000 टाइगर का जो पोटेंशियल है वो कम है, लेकिन पोटेंशियल बढ़ाने पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं जा रहा है, ऐसा यहां पे ऑथर कह रहे हैं। टाइगर रिकवरी की बात की जाए इंडिया में तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक होती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, एक होती है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। दोनों में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करी गई। प्रोजेक्ट टाइगर खुद 1973 में शुरू किया गया, उसके बारे में भी देखते हैं। एक और चीज, टाइगर की जो रिकवरी हुई हमारे देश में उसमें शुरुआती दौर में पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत इफेक्टिव रही है, फील्ड इफेक्ट बहुत इफेक्टिव रहे। जैसे कि शुरुआत में इकोनॉमी ग्रो करनी थी, इकोनॉमी ग्रो करने के लिए फॉरेस्ट साफ करने पड़े, टाइगर्स का जो हैबिटेट था वो जा रहा था। फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी तो लोग मांस खाते थे, वाइल्ड मांस खाते थे। अब वाइल्ड मांस में जरूरी नहीं है कि वो शेर का मांस खा रहे हो, तो जो हिरन और जो डियर होते हैं जंगल में उनकी अगर एक्सेसिव हंटिंग होगी तो टाइगर को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो टाइगर तब वैसे मर जाएगा। तो इस तरीके की बहुत चैलेंजेस थे टाइगर कंजर्वेशन में, बट इन चैलेंजेस को ओवरकम किया गया। लेकिन बाद में इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो अलग अलग गवर्नमेंट्स आई और ये जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स थे, जो मल्टीटास्किंग का काम होने लगा, उसके चलते जो फॉरेस्ट जो टाइगर कंजर्वेशन था उसके ऊपर से फोकस चला गया। आज की डेट में जो हम 3000 टाइगर्स को बोस्ट कर रहे हैं, हमारे पास इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बट है नहीं। अब उस पर ना जाते हुए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या निकलता है वो देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी।
प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया 9 टाइगर रिजर्व के साथ। अभी के लिए 50 टाइगर जो रिजर्व है इसके अंदर में आते हैं, 18 टाइगर रेंज स्टेट्स में। यहाँ पे कोर और बफर स्ट्रेटजी आती है। कोर बफर एरियाज क्या होते हैं, या नेशनल पार्क्स वाली वीडियो जाके देखिए, वहां पे मैंने समझा रखा है। जो कोर एरियाज होते हैं टाइगर के, उनको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया जाता है। ये जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि टाइगर स्टेट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कि वो टाइगर कंजर्वेशन कर सकें डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स में। तो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए बस इतना याद रखिएगा, 1973 में ये चालू हुआ। आगे देखते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है दोस्तों, स्टैट्यूटरी बॉडी। अब अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी एक्ट के अंदर इसको बनाया गया होगा, जी बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब आप बोलोगे ये बॉडी तो 2005 में बनी, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू कैसे बनाया गया? देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एक अमेंडमेंट लाया गया 2006 में, और उस अमेंडमेंट के बेसिस पे एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एनटीसीए का काम क्या होता है? अब इंपॉर्टेंट चीज है, हर 4 साल में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी सेंसस कराती है, और उस सेंसस में हम ये पता करते हैं कि इंडिया में कितने टाइगर्स हैं। पहला सेंसस हुआ 2006 में, 2010 में, 2014 में। 2014 में ये पता चला कि 2010 में जो 1706 टाइगर्स थे वो बढ़ के 2226 हो गए, और जो चौथा टाइगर सेंसस था जो कि 2018 में हुआ, जिसके रिजल्ट समवेयर अराउंड मई 2019 में आए, ये टाइगर सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया। जब इस 2018 के टाइगर सेंसस के रिजल्ट्स आए 2019 में, तो पता चला कि जो 2226 टाइगर्स थे 2014 में, वो बढ़ के हो गए 2967, 741 इंडिविजुअल्स बढ़े। और हमने जो अपने टाइगर काउंट को डबल करने वाली बात करी थी 2022 तक, उसको हमने 2018 तक अचीव कर लिया। जो फोर्थ टाइगर सेंसस था जो कि एनटीसीए ने कंडक्ट कराया दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट क्यों था? वो इंपॉर्टेंट ये था क्योंकि पहली बार एक मोबाइल ऐप का प्रयोग किया गया, एम स्ट्राइप्स, और इस एम स्ट्राइप्स पे यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में क्वेश्चन भी आया था। ओके, 2018 टाइगर सेंसस की एक और खास बात थी कि पहले के सेंसस में नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया था। 2018 के टाइगर सेंसस में नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी इंक्लूड किया गया, और पहली बार इंटरनेशनल अपील दी गई हमारे टाइगर सेंसस को, यानी भूटान, नेपाल और बांग्लादेश की अथॉरिटीज ने भी टाइगर को गिनने में मदद की। खासकर जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारी जो बाउंड्रीज लगती है, वहां पे जो भी टाइगर रिजर्व्स हैं, वहां की काउंटिंग में भूटान, नेपाल और बांग्लादेश की भी अथॉरिटीज ने हमारी मदद की। तो इस बार के एनटीसीए में एक इंटरनेशनल अपील थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट था, एनटीसीए इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बता दिया। प्लस अलग अलग सेंसस में कितने टाइगर्स आए, ये भी जरूरी है आपके लिए जानना। तो 2018 वाला जो सेंसस कंडक्ट कराया एनटीसीए में, उसमें 2967 टाइगर्स थे, 2014 में 2226 थे, 2010 में 1706 थे। हर 4 साल पे एनटीसीए बना। एनटीसीए बना कब? 2005 में। 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट करके इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कभी भी एमसीक्यू में आपके सामने आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन पे। पर कल की डेट में अगर ये बताने के बावजूद भी आप भूल जाओ तो आप ही की गलती होगी। फिर आगे चलते हैं, शटिंग द डोर ऑन हवाई। चाइना's डिसीजन टू वेपनाइज ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी टाइज माइट नाउ कम बैक टू हॉन्टेड। देखिए, इसको एक स्टोरी की तरह सुनिए दोस्तों। अभी आपको पता है जनवरी में हुआई को हल्का फुल्का लिमिटेड रोल दिया था टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ने। जनवरी में देखिए, पहले क्या है दोस्तों, यूएस और चाइना के बीच में एक लंबे समय से ट्रेड वॉर चल रहा है। 2019 में ही यूएसए ने चाइना की हुआई कंपनी के अगेंस्ट में एक इंक्वायरी बैठा दी थी। हुआई कंपनी की जो हेड है, उनकी बेटी को अरेस्ट कर लिया गया कनाडा में। हुआई के ऊपर स्नूपिंग के चार्जेस लगाए गए। यूके पे प्रेशर आया यूएसए का कि भाई हुआई को अपने यहां से बैन करो। अब यूके में हुआई बहुत बड़े स्केल पे इन्वॉल्व था, क्योंकि हुआई क्या करता है ना, 5G टेक्नोलॉजी की जो कंपोनेंट्स है उनको सस्ता बेचता है हुआई। ओके, बहुत सारी और कंपनीज भी हैं, जैसे कि एरिक्सन है, और भी 1-2 कंपनीज है जो कि 5G के इक्विपमेंट्स बनाती हैं। ऐसा नहीं कि केवल हुआई इक्विपमेंट्स बना रही है, बट हुआई के इक्विपमेंट्स बहुत सस्ते होते हैं, इसलिए दुनिया भर की कंट्रीज इसको इस्तेमाल करती हैं। यूके पे प्रेशर आया यूएसए का, हुआई को अपने मार्केट से निकालिए, बट यूके ने उस प्रेशर के अंदर बकल डाउन नहीं किया। जनवरी 2020 में यूके ने अनाउंसमेंट करी कि भाई देखिए, हुआई का मतलब ये जो कंपनी हुआई,
अब सॉरी मैं हुआवे बहुत गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं मुझे पता है, बट फिर भी आप समझ ही रहे मैं क्या बोल रहा हूं। हुआवे का जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है यूके का, उसमें थोड़ा लिमिटेड रोल रहेगा। जैसे यूके ने बोला कि हल्का फुल्का लिमिटेड रोल रहेगा हुआवे का यूके में, यूएसए नाराज हो गया। यूएसए बोला कि अगर हुआवे का रोल रहेगा यूके में तो यूएसए यूके के ट्रेड रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनली यूके की तरफ से अभी एक स्टेटमेंट आया और स्टेटमेंट में यह बोला गया कि भैया देखिए हुआवे यूके में अब काम नहीं करेगा। हुआवे की जो जो यूके की कंपनीज हैं वो इस साल के बाद यानी 2020 के बाद हुआवे की इक्विपमेंट्स नहीं खरीद सकती, और 2027 तक जितने भी अभी हुआवे के इक्विपमेंट्स 5G में लगाए गए हैं यूके में, 2027 तक उन इक्विपमेंट्स को निकाल दिया जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। जैसे ये डिसीजन आया चाइना वाले बौखला जाएंगे। चाइना वाले बोलेंगे यार ये क्या बवाल हुआ, हम तो तुमको इतने सस्ते इक्विपमेंट्स दे रहे, तुम हमको ही निकाल रहे हो, हम तुमको काउंटर सैंक्शंस लगाएंगे। ये बात बोली चाइना वालों ने। चाइना वाले बहुत हीरो बन के काउंटर सैंक्शंस लगाते ही रहते हैं। अब यहाँ पे यूके के रिस्पॉन्स को एसेस करने की कोशिश की गई। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यूके ने ऐसा यूएसए की वजह से किया है। कुछ हद तक तो देखिए ये बात सही है, लेकिन कुछ हद तक जो चाइना की एक्टिविटीज हैं ये भी बात सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि यूके को नुकसान क्या होने वाला है। बहुत स्ट्रेटेजिक कॉस्ट आने वाली है यूके के ऊपर इस चीज की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हुआवे की जो ग्लोबल सप्लाई है सेमीकंडक्टर्स की और 5G इक्विपमेंट्स की, वो सप्लाई चेन टूटेगी। चलिए वो तो हुआवे पे इफेक्ट है। यूके गवर्नमेंट पे इफेक्ट क्या है, जो उनका कॉस्ट एस्टिमेट है वो ड्रास्टिकली चेंज होगा। पैसा अब यूके की कंपनीज को ज्यादा खत्म करना पड़ेगा, और पैसा सबसे बड़ी चीज होती है। जब भी कहीं कॉमर्शियल कंपनीज इन्वॉल्व होती है उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है कि भैया हम प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं है, और यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। ओके, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का एक और एंगल था। यूएस और यूके एक ट्रेड पैक्ट पे बहुत समय पे बात कर रहे हैं। अब चूंकि यूके ब्रेग्जिट के चलते यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया है, इसलिए अब यूके को अलग से एक पैक्ट साइन करना पड़ेगा यूएसए के साथ ट्रेड के लिए। और यूएसए यूके में बहुत हायर लेवल का डिफेंस पार्टनरशिप है, बहुत हायर लेवल का साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के बीच का एक्सचेंज है। तो यूके को यूएसए से ज्यादा फायदा है व्हेन कंपेयर टू चाइना। तो ऑब्वियस बात है यूके यहां यूएसए की तरफ झुक गया है, तो चाइना की तरफ से दूर जा रहा है। तो अगर चाइना आगे आने वाले समय में यूके पे कोई सैंक्शंस लगाता है तो इससे यूके को नुकसान हो सकता है। बट प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि ये जो डिसीजन है यूके का हुआवे को बैन करने का, इस डिसीजन के बहुत मेजर इफेक्ट पड़ सकते हैं हुआवे पे, चाइना पे। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि हम करें तो करें क्या हुआवे इक्विपमेंट के केस में। तो अब जब यूके ने बैन कर दिया है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं यूरोप में जो हुआवे के इक्विपमेंट्स को बैन करेंगे, और इस तरफ थोड़ा सा स्टेप बढ़ाया है फ्रांस ने और जर्मनी ने। फ्रांस और जर्मनी ट्रेडिशनल पार्टनर्स रहे हैं चाइना के, लेकिन ये कंट्रीज भी अब चाइना के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको इनफॉर्मली बैन कर रहे हैं। वैसे तो कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं आया है फ्रांस और जर्मनी की तरफ से हुआवे को बैन करने का, बट एक क्लियर सिग्नल्स ये नजर आ रहे हैं कि फ्रांस और जर्मनी जैसी कंपनी हुआवे के इक्विपमेंट्स को ज्यादा एंटरटेन करने के मूड में नहीं है। अब यूरोप इतना नाराज है क्यों? यूरोप नाराज सबसे पहले तो यह है कि देखिए कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैल गया, यूरोप की इकोनॉमी को तगड़ा धक्का पड़ा, पूरा का पूरा टूरिज्म बंद हो गया। हालांकि अब वहां पे टूरिज्म फिर से शुरू हो रहा है। दूसरा, चाइना ने बहुत बड़ा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया यूरोप को भटकाने की कोशिश की, और चाइना को एक सिस्टमैटिक राइवल माना जाता है। ज्यादातर जो कंट्रीज हैं यूरोप में, दे आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज जहां पे लोगों की आवाज सुनी जाती है, और चाइना इज अ टोटलिटेरियन कंट्री, वहां पे कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों की आवाज वहां पे सुनी नहीं जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है एक सिस्टमैटिक चैलेंज माना जाता है चाइना को। ओके, दोस्ती दो लाइक माइंडेड पर्सन में हो सकती है, दो अनलाइक माइंडेड पर्सन होंगे तो उनके बीच में लड़ाई होगी, क्योंकि एक पर्सन बोलेगा ये सही है, दूसरा बोलेगा ये सही है। तो यूरोपियन कंट्रीज बोलेंगे डेमोक्रेसी सही है, और चाइना एक टोटलिटेरियन और कोलोनियलिस्ट एटीट्यूड से चलता है। तो इसलिए भी यूरोप की बहुत से मेंबर्स स्टेट्स चाइना से नाराज हैं। लेकिन अगर ये यूरोपियन मार्केट्स हुआवे को इक्विपमेंट को खरीदना बंद कर देंगे तो हुआवे को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि हुआवे का जो ओवरऑल सेल है ना उसका 25% यूरोप में, और इस 25% का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूके, फ्रांस, जर्मनी, इस तरीके की कंट्रीज में। और अगर ये कंट्रीज बंद कर देंगी हुआवे को इक्विपमेंट्स को खरीदना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली हुआवे को आगे। इंडिया की अगर बात की जाए, देखिए लास्ट ईयर जब 5G ट्रायल्स की बात हुई थी तो इंडिया ने हुआवे को अलाउ किया, लेकिन इस साल चीजें बहुत बदल चुकी हैं। पहली बात तो हमारा बॉर्डर पे क्या क्लैश चल रहा है आपको पता है। यूनिलैटरली
जो स्टेटस को है LAC पे वो चाइना ने चेंज कर दिया। तो अब बहुत अनलाइकली है कि मान लीजिए 5G नेटवर्क इंडिया में आता भी है तो चाइनीज कंपनी हुआयो का इन्वॉल्वमेंट यहां पे होगा नहीं। लेकिन फिर भी इंडिया ने कोई ओपन स्टेटमेंट नहीं दिया है चाइना के अगेंस्ट हुआयो को लेके। बट इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है व्हेन इट कम्स टू 5G टेक्नोलॉजी एंड व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनिंग हुआयो, इसको पूरी दुनिया बहुत क्लोजली देख रही है। अगर बॉर्डर पे सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है तो मोस्ट प्रोबेबली चाइना की कंपनी हुआयो की एंट्री इंडियन मार्केट की, इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन मार्केट्स में होगी नहीं। तो ये सब बातें कही गई हैं। तो मतलब कुल मिला के एंड में यही बोला गया है कि ये जो चाइना ने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी को वेपनाइज किया है, कैसे वेपनाइज किया, हुआयो द्वारा बनाए गए अपनी जो चिप्स हैं उनके अंदर स्नूपिंग जो सॉफ्टवेयर डाला, उन्होंने स्नूपिंग हार्डवेयर डाला, उसके चलते अब ये जो चाइना के डिसीजन है, ये जो चाइना का कोलोनियलिस्ट माइंडसेट है, वो उसी को परेशान कर रहा है, उसी पे बैकफायर कर रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। अब कितना इफेक्ट आएगा, कितना इफेक्ट नहीं आएगा, ये तो देखिए समय ही बताएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों। थोड़ी लंबी हो गई वीडियो आज, बट फिर भी चीजों को आपको डिटेल में समझाना था, मैंने समझा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। जो पीपीटी है, पीपीटी का PDF आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। खोले दिल से कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।